हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। हम आज शुरू करने जा रहे हैं हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। आपको नेम से पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में हम किसकी बात करने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करने वाले हैं और कैसे वो हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं एंड कैसे वो एनिमी है। फो मीन्स एनिमी, कैसे वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो बच्चों, आपको एक बात मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो आपके माइंड में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? आपको लगता है कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस यही लिविंग्स हैं? नहीं बच्चों, हमारे अराउंड कुछ ऐसे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं जिन्हें हम क्या है देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो हैं आपके रूम में अभी भी प्रेजेंट हैं। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसको आप देख भी नहीं पा रहे हो, तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बोला जाता है उनको, या फिर हम उनको सिंपली क्या बोल देते हैं? माइक्रोब्स बोल देते हैं। क्लियर? मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। इनको देखने के लिए फिर क्या करना होगा हमें? कैसे हमें पता चला कि हमारे अराउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म है? किसी को तो पता चला होगा ना, उन्होंने भी तो देखा होगा। तो बच्चों, ओनली जो माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर हम इनको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्लियर? द ऑर्गेनिजम्स, तो कैसे इनको डिफाइन करेंगे? द ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट विजिबल और विच आर नॉट सीन विद नेकेड आई, जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए क्या चाहिए हमें? माइक्रोस्कोप। नेकेड आई मीन्स जो अब आपकी जो आईज हैं उनको नेकेड आईज बोला जाता है। तो हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करा? माइक्रोस्कोप। तो बच्चों, आपने देखा होगा आपके घर में कोई ब्रेड है, कई बार बहुत पुराना हो जाता, पड़े पड़े उसको क्या लग जाती है? उल्ली सी नहीं लग जाती, खराब हो जाता है। तो है क्या बेसिकली? वो फंगस है। तो अगर हम उसको कहाँ पे देखेंगे? अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे ना आप, तो आपको दिखेंगे कि उसमें कैसे उसकी जो स्ट्रक्चर है बहुत ऐसी आपको नजर आने वाली है। आपकी बुक्स में डायग्राम ऐसे छोटे छोटे से उसके अंदर आपको ऐसी स्ट्रक्चर्स दिखेंगी। तो क्या चीज़ है? यही तो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनकी अपनी क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो मीन्स आपको यहाँ पे पता चल गया है कि हमारे अराउंड क्या होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम उनको कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से उनको क्या कर सकते हैं बच्चों? देख सकते हैं। क्लियर? तो वो होते हैं हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो होता है बहुत ज्यादा छोटे, स्मॉल, टाइनी। माइक्रो मीन क्या है? माइक्रो होता है जो बहुत ज्यादा छोटा हो, इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स कि हमें दिखते ही नहीं है। क्लियर? तो आपको आई होप ये पता चल गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो बच्चों, उसके बाद हम देखने वाले हैं कि हमारे पास कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। क्लियर? तो आपने बैक्टीरिया के बारे में तो सुना होगा, बहुत बोलते हैं ना कि बैक्टीरिया होते हैं। आप ऐड भी देखते हो, कई बार हमारे पास डिटोल की ऐड आती है ना? हैंड वॉश हैंड वॉश करो, ठीक है, ताकि आपके जर्म्स जो हैं वो मर जाएं। तो वो जर्म्स भी क्या हैं? वो सारे जर्म्स वगैरह भी हमारे पास क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं। तो बच्चों, हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेजर 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं? 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से हैं हमारे पास? एक है जी बैक्टीरिया, ठीक है। हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? बैक्टीरिया के अंडर है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोटोजोआ। इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों। आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते जाओगे तो आपको इनका डिफरेंस भी क्लियर होता जाएगा कि क्या होते हैं। उसके बाद आ जाता है फंगस या फंजाई, हम इनको बोलेंगे। इसके बारे में अभी हमने बात की है, ब्रेड माउल्ड के बारे में। और एल्गी तो आपने देखी ही होगी, कई बार पानी जो होता है उसमें ग्रीन ग्रीन से पैचेस नजर आते हैं ना,
वो होती है एल्गी। तो ये है हमारे पास 4 मेजर ग्रुप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, एल्गी है। तो बच्चों इनके बारे में, प्रोटोजोआ, फंगस और एल्गी के बारे में शायद आपको इतना ना पता हो, लेकिन बैक्टीरिया आप बहुत बार सुनते हो। तो ये सारे ही क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इनको अगर हम और देखें तो ये होते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। क्या मतलब है इनका, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का? इनकी बॉडी एक सेल से भी बनी हो सकती है और मल्टीपल सेल से भी बनी हो सकती है। मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं, जहाँ प्रोटोजोआ हैं, ये होते हैं यूनिसेलुलर, मीन्स इनकी बॉडी एक सेल से ही बनी होती है। अगर हम फंगस की बात करें, एल्गी की बात करें, मोस्टली इनके अंदर हमें कुछ ऐसी फंगस भी मिल जाती है, कुछ ऐसी एल्गीज भी हैं जो मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, अगर वो मल्टी सेलुलर होंगी तो उनको आप देख पाओगे, लेकिन इनके अंदर ऐसी भी कुछ ग्रुप्स हैं, या ऐसी भी कुछ स्पीशीज हैं, जब कुछ ऐसी फंगस है, जब कुछ ऐसी एल्गीज हैं जो यूनिसेलुलर होती हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। तो एक्सेप्शन तो होगा ना। तो बच्चों, तो ये था हमारे पास 4 मेजर ग्रुप्स। अगर आपको कभी कॉमन कोल्ड हुआ हो, बहुत मेजर है, आपको जुकाम हो जाता है ना बहुत जल्दी, फिर आपको स्नीजिंग होती है, ठीक है ना, तो क्यों होता है हमें ये? तो बच्चों आपको वायरस के बारे में तो पता होगा, कोरोना वायरस तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है अभी पीछे। ठीक है, तो वायरस क्या था, बहुत ही खतरनाक था ना, अंदर बंद कर दिया था सभी को वायरस ने। लेकिन वायरस जो है वो क्या चीज़ है, अभी हम देखने वाले हैं। वायरस के बारे में तो सभी ने सुना है। ठीक है, वायरस भी क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है बच्चों जो क्या करता है, डिजीजेस को कॉज करता है। मीन्स वायरस भी तो है, वायरस भी हमें नहीं दिखते हैं, तो क्यों हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं लिखा मैंने वायरस? अभी हमने 4 कैटेगरी की बात की, वहां पे मैंने वायरस को मेंशन नहीं किया है बच्चों। क्यों? क्योंकि जो वायरस होता है ये माइक्रोस्कोपिक तो होता है। माइक्रोस्कोपिक मीन्स बहुत छोटा होता है, दिखता नहीं है, लेकिन इसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनने के लिए चाहिए होती हैं। मीन्स जो वायरस होते हैं ना, ये लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं भाई। लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही करैक्टर को शो करेंगे। ये क्या हो गया यहाँ पे, ये क्या बोल रही है मैंने, तो अभी इसको समझे। तो बच्चों अगर यहाँ पे मान लीजिए आपका टेबल पड़ा है, क्लियर, आपका टेबल क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग है? आपका टेबल है नॉन लिविंग। इस नॉन लिविंग के ऊपर एक वायरस पड़ा है, ये मैंने एक वायरस बनाया है, तो नॉन लिविंग पे पड़ा है तो वायरस भी कैसा लगेगा हमें, नॉन लिविंग। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक अंकल आते हैं, भाई अंकल आए इस टेबल के पास, ठीक है, आके उन्होंने यहाँ पे बैठे, चाय चुए पी, तो क्या हुआ, ठीक है, बैठने से ये वायरस जो है इनके बॉडी में चला गया। क्लियर, इनकी बॉडी में गया। जैसे ही ये वायरस इनकी बॉडी में चला गया तो वो वायरस क्या बन गया, अब लिविंग के अंदर चला गया है, तो वायरस क्या बन गया है बच्चों, लिविंग बन गया है। तो जो वायरस होते हैं ना, ये बहुत, अगर हम इनकी बात करें तो डिफरेंट से हैं बिल्कुल, मीन्स किसी से मिक्सअप नहीं होते हैं। हमें ऐसे लगता है ये तो बिल्कुल डिफरेंट सा नहीं हो गया है, कभी ये नॉन लिविंग बन जाता है, ये तो जादूगर सा लग रहा है हमें, कभी ये लिविंग बन जाता है। अगर हम बैक्टीरिया को देखें, अगर हम प्रोटोजोआ को देखें बच्चों, फंगस को देखें, एल्गी को देखें, वो सारे लिविंग होते हैं, चाहे वो कहीं बाहर पड़े हैं या किसी लिविंग की बॉडी के ऊपर लगे हैं, दोनों ही कंडीशन में वो लिविंग हैं। लेकिन वायरस ऐसा नहीं है। वायरस जो है जब किस यहाँ बाहर पड़ा है तो वो नॉन लिविंग है। जैसे ही वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर जाता है, जब लिविंग बॉडी उसके कांटेक्ट में आती है, तो वैसे ही वो क्या बन जाता है, उससे उनके जैसा बनता है, लिविंग बन जाता है ना। तो वायरस जो होते हैं ये क्या करते हैं, दोनों ही करैक्टर को शो करते हैं, जिस वजह से हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक जरूर होते हैं। माइक्रोस्कोपिक में छोटे हैं, जिसे हम कहाँ देख पाएंगे, इनको भी हम देखेंगे अंडर माइक्रोस्कोप ही देखेंगे बच्चों।
तो जो वायरसेस होते हैं, तो जो लिविंग जिसके अंदर वो जाते हैं उसको बोला जाएगा होस्ट। तो ये ह्यूमन इसके लिए क्या बन गया है बच्चों, होस्ट बन गया है। तो वायरसेस के होस्ट कौन हो सकते हैं, ह्यूमंस भी हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं उनके होस्ट, प्लांट्स हो सकते हैं बच्चों, और इनके होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। मींस वायरस जो है ये ह्यूमंस की बॉडी में भी रह सकता है, एनिमल्स की भी, प्लांट्स की भी, और ये कहाँ पे रह सकते हैं, ऑन द बॉडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे बैक्टीरिया के ऊपर लगा हुआ है वायरस, वहाँ से वो अपना क्या ले रहा है, खाना खूना खा रहा है बैक्टीरिया से लेके, तो वहाँ पे भी वो लिविंग जैसा है। मींस उसका होस्ट कोई भी हो सकता है, वो किसी पे भी अटैक कर सकता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट से वायरस हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट से क्या होंगे, उनकी डिफरेंट डिफरेंट सी पसंद होगी। किसी को ह्यूमंस पसंद होंगे, किसी को एनिमल्स पसंद होंगे, किसी को प्लांट्स, किसी को माइक्रोब्स। तो ऐसे क्या है, वायरसेस चलते हैं सारी जिंदगी, कभी किसी को होस्ट बना लिया, कभी किसी को होस्ट बना लिया। तो ये था हमारे पास वायरस के बारे में। बहुत सारी बीमारियां हैं जो वायरस से होती हैं, जैसे मैंने अभी बात की कॉमन कोल्ड है, और कौन सी बीमारियां, जैसे कफिंग होती है, आपको खांसी आ जाती है ना, ठीक है, कॉमन कोल्ड, ये वायरस की बीमारियां जो वायरस से होती है। कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, तो ये आप आपकी बुक में देख सकते हो, सभी नेम गिवन है। जो मोस्टली कफ होती है ये वायरस से ही होती है। स्मॉल पॉक्स, ये कुछ बीमारियां आपको पता भी हैं इनके बारे में। ये बीमारियां क्या हैं, वायरसेस इनको क्या करता है, कॉज करता है। तो बच्चों उसके बाद बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वो भी बहुत सारी बीमारियां कॉज करते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस। अभी आपका जो एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज है ना, वहाँ पे गिवन है ये सारी चीज़ें, आप देख सकते हो वहाँ पे डिटेल में। जब पढ़ोगे तो सारी चीज़ें समझ आती जाएंगी जो जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे ये हमें कौन सी करेंगे प्रॉब्लम, जैसे ट्यूबरक्लोसिस जिसे टीबी भी बोला जाता है, इसको बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस है, डाइसेंट्री है, ठीक है, ये कुछ बीमारियां हैं जो किसकी वजह से होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। ऐसे फंगस से रिलेटेड भी बीमारियां होती हैं हमारे पास, एल्गी से रिलेटेड। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सी की क्या होती हैं, डिजीजेस। इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कैसे इफेक्ट करते हैं ह्यूमंस को, एनिमल्स को, प्लांट्स को। उनके लिए ये यूजफुल भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, कुछ फंगस अच्छी होती है, एल्गी वो हमारे लिए यूजफुल होती है, लेकिन कुछ हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे ह्यूमंस हैं, कुछ ह्यूमंस अच्छे होते हैं, कुछ ह्यूमंस क्रिमिनल होते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे ही इनके अंदर भी होगा, कुछ बैक्टीरिया अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, लेकिन कुछ जो माइक्रोब्स हैं वो क्या होंगे, क्रिमिनल टाइप होंगे, आपके लिए वो हार्मफुल कॉज करेंगे, आपको बीमार कर देंगे, बीमारियां कर देंगे। तो ये सारा हम इस चैप्टर में देखने वाले कि कैसे कैसे वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और कैसे कैसे हमारे लिए हार्मफुल है। चलिए नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से माइक्रोब्स हैं बच्चों। डायग्राम गिवन है ना आपके एनसीईआरटी में, जो देखें क्या है ये सारी चीजें अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बच्चों डिफरेंट डिफरेंट इनकी शेप होती है। अगर हम बैक्टीरिया को देखें ना, छोटे छोटे तो हैं, कुछ बैक्टीरिया रॉड शेप होते हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल से रॉड शेप होंगे, ठीक है ना। कुछ बैक्टीरिया आपको दिखेंगे स्पाइरल, ऐसे की ऐसे जैसे स्प्रिंग सा होता है, ऐसे आपकी बुक में गिवन है, स्पाइरल शेप है, ठीक है ना। तो इनकी ये शेप है, क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास बैक्टीरिया हैं जिनकी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है। तो थोड़ी सी आपको बताया गया आपकी एनसीईआरटी में, तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद हमारे पास है जैसे प्रोटोजोआ कौन कौन से हैं, ठीक है ना। प्रोटोजोआ, आपको अमीबा के बारे में तो पता ही, आप 7th में भी पढ़ के आए हो। अमीबा, अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी इरेगुलर होती है। ऐसे ही पैरामीशियम है हमारे पास, क्लियर। पैरामीशियम की बॉडी कैसी है बच्चों, 8, आप 8 लिखते हो ना मैथ्स में, वैसा नहीं लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही इसकी बॉडी होती है, बीच में बहुत सारा मटेरियल फिल किया होगा, ठीक। तो वो आप देख सकते हो। तो ये थे हमारे पास प्रोटोजोआ। तो ऐसे ही आपके पास कुछ एल्गीज की फोटो भी मिल गई है आपको आपकी बुक में, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, वो कैसा है, ऐसे गोल सा है ना, राउंड सा, ऐसे उसकी ऐसे मूंछ सी लगे, जैसे खरबूजा होता है, आप खाते हो ना, वाटरमेलन के जैसा लग रहा है ये थोड़ा सा। तो ये वैसे वाटरमेलन नहीं है, ये क्लेमाइडोमोनास है,
ठीक है ना, उसकी शेप आप देख सकते हो आपकी बुक में गिवन है बच्चों। ऐसे स्पाइरोगायरा है, ऐसे रिबन लाइक होता है स्पाइरोगायरा, ठीक है, ये आप आपकी लैब में देख सकते हो अच्छे से इनको। तो ऐसे स्पाइरोगायरा है, क्लियर। तो इसको हम बोलेंगे, इनके नेम आप जरूर याद करो, कई बार पेपर में आपके टीचर पूछ सकते हैं कि 2 एल्गीज के नाम लिखें या डायग्राम ड्रॉ करें, तो इनके डायग्राम आपने सीख लेने हैं। कहाँ से सीखोगे बेटा, आपकी बुक में गिवन है, वहाँ से सीख लेने, आपने बना के देख लेने स्केचेस। उसके बाद अगर हम बात करें फंगस की, ब्रेड माउल्ड की बात तो अभी हम ही करके हटे थे कि हमारे जो ब्रेड होते हैं स्पॉइल हो जाते हैं, उनको क्या लग जाती है, फंगस लग जाती है। कैसे दिखती हैं, ऐसे दिखते हैं। उसकी फंगस को अगर हम देखें ना तो ऐसे ये होते हैं हाइफा, इनको बोलते हैं हाइफा। जो ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये इसके अंदर छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं बच्चों। ये आप पढ़ोगे इसी चैप्टर, इसी 8th के अंदर हम स्पोर्स के बारे में आगे जैसे चैप्टर्स आने वाले हैं ना, वहाँ पे हम सारी चीज़ें ये डिस्कस करेंगे। स्पोर्स होते हैं इनके अंदर छोटे छोटे से ऐसे डॉट लाइक, जैसे ये खुलेगा तो वो स्पोर्स नीचे गिर जाएंगे। वो स्पोर्स क्या करते हैं, न्यू फंगस को बनाते हैं। मींस न्यू फंगस कहाँ से प्रोड्यूस होगी, इन स्पोर्स से प्रोड्यूस होगी। हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर करेंगे, वहाँ पे ये सारा डिटेल में आपको बताया जाएगा। क्लियर, जितना आपको अभी इस बुक में गिवन है उतना ही देखेंगे। उन्होंने सिर्फ आपको बताया गया कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास। ऐसे ब्रेड माउल्ड है बच्चों, जिसको राइजोपस भी बोला जाता है, ब्रेड माउल्ड है, पेंसिलियम है, ठीक है ना। ऐसे आपको बताई गई है पेंसिलियम की स्ट्रक्चर, आपकी बुक में गिवन है। ऐसे पेंसिलियम जो है इससे बना है पेंसिलिन वैक्सीन, पेंसिलिन की दवाई जो बनी हुई है हमारे पास, कहाँ से, पेंसिलियम से। क्लियर बच्चों, तो ये थे हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी मैंने थोड़े थोड़े से रफ स्केचेस बनाए हैं। तो आपने इनके स्केचेस क्या करें, ऐसे एस्पारेगस भी है आपके पास, ठीक है ना। तो इनके डायग्राम्स हैं हमारे पास, जैसे ऐसे ये ऐसे ही इसका डायग्राम है बच्चों, सेम ही है। यहाँ पे ये आपको डॉट्स मैंने दिखाए हैं, तो ये स्पोर्स ही हैं इनके। ये स्पोर्स क्या करते हैं, न्यू फंगस को पैदा करने के लिए हेल्प करेगी, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनके नेम आपने अच्छे से याद करने। चलिए अब देखें नेक्स्ट क्या है हमारे पास टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कहाँ पे रहेंगे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों हर एक जगह पे होते हैं, मिट्टी के अंदर होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, हवा में होते हैं। ये क्या है, हर एक जगह में है, कॉस्मोपॉलिटन है। कहीं पे भी आप सोचोगे हर एक जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों। आपके रूम में पता नहीं कितने होंगे, ठीक है ना। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एवरीवेयर होते हैं। कहाँ पे होते हैं, हर एक जगह पे होते हैं, एवरीवेयर। सॉइल में मिल जाएंगे बेटा, एयर में मिलेंगे, वाटर के अंदर होंगे, गंदे पानी में थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। माना जाता है कि ये हॉट स्प्रिंग्स में भी, जो हमारे पास ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं जहाँ पे हम सोच सकते हैं कि यहाँ तो नहीं हो सकते भाई, यहाँ इतने गर्म पानी में कौन रहेगा। हॉट स्प्रिंग्स देखे हैं ना, पूरा गर्म पानी, उबलता उबलता पानी होता है, तो वहाँ पे भी रह सकते हैं। और माना जाता है कि ये पोलर एरियाज में, जहाँ पे आइस, पोलर एरिया आइस में भी ये मिल जाते हैं, जहाँ पे पोलर बियर रहता है, सुना होगा आपने, आइस वाले एरियाज हैं, वहाँ पे भी होते हैं हमारे पास माइक्रोब्स। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये कहीं पे भी रह सकते हैं, इवन कि बॉडीज में भी रहते हैं, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी रहते हैं, इंटेस्टाइन्स के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर। तो ये कहीं पे भी मिल सकते हैं आपको। ये मत सोचो कि यहाँ नहीं होंगे वहाँ नहीं होंगे, नहीं, एवरीवेयर, हर एक जगह, ठीक है। तो इनका सारा ही क्या है, सारे प्लैनेट्स पे तो नहीं हम बोल सकते। हमारे अगर हम अर्थ की बात करें तो ये सारी अर्थ के ऊपर भाई रह रहे हैं, आपके साथ ही रह रहे हैं, ये आपको पता भी नहीं, आपके बेड के ऊपर भी होंगे, आपके टेबल्स पे भी, ठीक है ना। तभी तो बोला जाता है कि हैंड वॉश करके खाना खाना चाहिए, आपका जो घर है साफ सुथरा होना चाहिए,
ठीक है ना। गंदी गंदी जगह पे तो ये बहुत, इनको गंदी गंदी जगह बड़ी पसंद होती है, जहाँ पे गंद डालोगे वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तभी तो घर को इतना साफ रखते हैं ना अपने मम्मा, ताकि वहाँ पे बैक्टीरिया, तभी तो वो आपके पास अब पोछे में हम डालते हैं, फिनाइल वगैरह लगाते हैं, ताकि ये जर्म्स मर जाएं भाई, बैक्टीरिया वगैरह आपको फिर बीमार ना करे। ठीक है, चलो हमने सारे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्रॉ किए, हम एक को तो भूल ही गए, किसको भाई, वायरसेस की तो फोटो ही नहीं बनाई हमने, तो वायरसेस तो नाराज हो जाएंगे बच्चों। तो आपकी वायरसेस की भी ऐसी 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 बड़ी सुंदर सी उसकी तो भाई स्ट्रक्चर है। तो ये इसकी होती है भाई नेक, हेड है, नेक है, तो ऐसे ट्रंक, ऐसे इसका जो होती है बॉडी होती है। तो ऐसे इनकी डिफरेंट डिफरेंट सी क्या होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट से वायरसेस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सी इनकी क्या होगी, स्ट्रक्चर्स होगी। तो ये था हमारे पास कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, कौन कौन से हैं, कहाँ पे रहते हैं। अब हम देखेंगे कि हाउ दे आर यूजफुल टू अस, कैसे वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो बच्चों जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो इनके बहुत ज़्यादा यूजफुलनेसेस हैं हमारे लिए। तो कौन कौन से अभी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये यूजफुल होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ कि कर्ड बनाने के लिए, ठीक है, ब्रेड बनाने के लिए, केक्स बनाने के लिए क्या यूज किए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कर्ड को बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज होगा बच्चों, लैक्टोबैसिलस, इसका नेम मैं अभी लिख रही हूँ, लैक्टोबैसिलस। ठीक है ना, जैसे ही हम मिल्क के अंदर थोड़ा कर्ड डालेंगे, वहां पे क्या होता है, यहाँ पे जो लैक्टोबैसिलस हैं वो मिल्क के अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एक बहुत ज़्यादा उसके अंदर ग्रो कर जाते हैं। तो जितने ज़्यादा उसके अंदर बैक्टीरिया होंगे तो उतना जल्दी ही हमारा मिल्क कन्वर्ट हो जाएगा कर्ड में। तो कौन मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, कौन सा बैक्टीरिया बच्चों, लैक्टोबैसिलस। क्लियर। तो उसके बाद ब्रेड है, केक बनाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होता है, कभी हम घर में इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, ठीक है ना, ब्रेड है, केक है, तो कैसे बनता है, इनका जो डो होता है, इनका जो हम बैटर तैयार करते हैं उसके अंदर हम डाल देते हैं यीस्ट। यीस्ट फंगस है बच्चे हमारे पास, यीस्ट को डाला जाता है, पाउडर फॉर्म में आता है, ठीक है, बेकिंग के अंदर इसको यूज़ करते हैं ब्रेड केक बनाने के लिए। तो जब हम इसको डो में डालेंगे तो क्या करता है, यीस्ट जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करेगा रेस्पिरेशन के दौरान। हम भी तो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे ही रेस्पिरेशन होगी, जिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगा, डो के अंदर हमने उसको रखा है, तो गैस जो है उस डो को क्या कर देगी, फूल जाएगा। हमारा जो आटा आपने जो बैटर बना के रखा है, आटा क्या हो जाएगा, फ्लफी हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। आप ब्रेड देखते हो, केक देखते हो, कितना स्पॉन्जी सा होता है ना, कितना सॉफ्ट होता है। क्यों होता है, वो इसी की वजह से, वो उसके अंदर जो गैस बढ़ती है, उसके अंदर वो गैस उसके अंदर स्पेसिस छोड़ देती है। ठीक है, तो आटा आपका सॉफ्ट हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इडली डोसा और ये सारी चीज़ें हम ब्रेड केक बनाने के लिए हमारे क्या यूज़ किए जाते हैं बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं। पता चल गया आपको कि कैसे कर्ड बना, कैसे ब्रेड केक में ये हमारी हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं बच्चों जो नेक्स्ट है कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज मीन्स हाई स्केल पे घर में कर्ड बनाया है। चलो अब हम देखेंगे कि कैसे कमर्शियल जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे भी क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं कमर्शियल लेवल पे, जो लार्ज स्केल पे, जहाँ से बहुत सारे पैसे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई हुई है ना लोगों ने, वो होता है कमर्शियल। तो कमर्शियल यूज क्या है, जैसे आप वाइन के बारे में, जो शराब होती है, वाइन है, अल्कोहल है, इनको बनाने के लिए भी क्या यूज होते हैं बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो क्या लेते हैं, शुगर, नेचुरल जो शुगर होती है चीज़ों के अंदर, जैसे फ्रूट्स के अंदर नेचुरल शुगर होता है ना, तो वो क्या करते हैं उनके ऊपर, जब बारले, ठीक है, जब फ्रूट का जो शुगर है इनके ऊपर क्या कर देते हैं, यीस्ट को मिक्स कर देते हैं इनके साथ, इनका रस वगैरह निकाल के, ठीक है, उसके अंदर क्या कर देंगे, यीस्ट को डालेंगे। यीस्ट उसके ऊपर क्या करेगा, ग्रो करेगा बच्चों, इसके साथ मिला हुआ है, यीस्ट को हमने मिला के रखा है, वो उसके ऊपर ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो जैसे ही वो ग्रो करते हैं तो वो क्या करते हैं, इस शुगर को, जो इनके अंदर शुगर है फ्रूट्स के अंदर, जो बारले के अंदर, बारले आपको पता होगा, ठीक है,
सीरियल्स में आता है जी। तो इनके बीच की जो शुगर होती है, तो ये शुगर को जो यीस्ट है वो किसके अंदर कन्वर्ट करेगा बच्चों? अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल के अंदर। शुगर किसके अंदर कन्वर्ट हो गई है बच्चों? अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गई। किसने किया उसको कन्वर्ट? यीस्ट ने किया उसको कन्वर्ट। तो इस प्रोसेस को एक नेम दिया गया है जिसका नेम है बच्चों फर्मेंटेशन। इसको हम बोलेंगे जी फर्मेंटेशन। क्या नेम है इसका बच्चों? फर्मेंटेशन है इसका नेम। मीन्स कन्वर्जन ऑफ द शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो इसको डिस्कवर किसने किया? लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने हमारे पास इसको क्या किया? डिस्कवर किया बच्चों इन 1857 में। कहाँ? 1857 में। जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये किसने डिस्कस किया? लुईस पास्चर ने डिस्कस किया, डिस्कवर किया इसको। तो ये भी आपको याद करना है। ये था हमारे पास इसका कमर्शियल यूज। और हम कहाँ पे इसको यूज करते हैं? माइक्रोब्स को। बच्चों इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेडिसिनल यूज। क्या डिस्कस करेंगे? मेडिसिनल यूज क्या है इसका, कहाँ पे मीन्स इसको मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं। तो अब है हमारे पास माइक्रोब्स का मेडिसिनल यूज। तो बच्चों जो एंटीबायोटिक्स के बारे में आपको पता होगा, जो एंटीबायोटिक्स जो दवाइयाँ होती हैं ये बनती हैं बैक्टीरिया और फंगस से। कहाँ से बनती हैं? बैक्टीरिया एंड फंगस से ही बनाई जाती हैं। और ये यूज़ की जाती हैं टू किल माइक्रोब्स। टू किल माइक्रोब्स मोस्टली ये यूज़ की जाती हैं टू किल बैक्टीरियाज। क्लियर? तो एंटीबायोटिक्स से बनती भी माइक्रोब से ही हैं और यूज़ की जाती हैं टू किल द माइक्रोब्स। बनाई भी माइक्रोब से ही हैं तो यूज़ भी उनको ही मारने के लिए करी जाती हैं, बैक्टीरिया को। मोस्टली जो एंटीबायोटिक हैं ये कहाँ पे एक्शन करती हैं? ये एक्शन करती हैं बैक्टीरियाज पे। तो कहाँ पे एक्शन नहीं करेंगी? वायरसेस के ऊपर एक्शन नहीं कर पाती हैं। वायरसेस के ऊपर जो एंटीबायोटिक्स हैं ये क्या है? एक्शन नहीं करेंगे। अगर आपको कॉमन कोल्ड हुआ है तो वो वायरस से हुआ है। अगर आप एंटीबायोटिक खाओगे तो नहीं ठीक होगे क्योंकि कॉमन कोल्ड तो वायरस से हुआ है, एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया के लिए है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो नहीं खानी है आपने। क्लियर बच्चों? तो ये था हमारा मेडिसिनल यूज़। तो ऐसे ही आपको कुछ एंटीबायोटिक्स के नेम भी पता होंगे जैसे पेनिसिलिन। अभी हमने बात की थी पेनिसिलिन के बारे में, अभी मैं बताती हूँ डिटेल में। पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ठीक है, ये कुछ एंटीबायोटिक्स है कॉमनली जो हमें दी जाती है। टेरासाइक्लिन है बच्चों, ठीक, और है एरिथ्रोमाइसिन। वेरी वेरी कॉमन, बहुत ज़्यादा कॉमन है ये, बहुत ज़्यादा कॉमन। आपको कभी भी बुखार वगैरह होता है तो डॉक्टर ये क्या करते हैं? आपको दे देते हैं। क्लियर? एरिथ्रोमाइसिन। ये कुछ है हमारे पास एंटीबायोटिक्स। तो बच्चों जो पेनिसिलिन हमारे पास एंटीबायोटिक है जो मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखी है, तो इसको डिस्कवर किया था हमारे पास अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको क्या किया बच्चों? डिस्कवर कैसे? वो ना कुछ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जो माइक्रोब बीमारियां करते हैं ना, उनके ऊपर स्टडी कर रहा था। उनके ऊपर क्या कर रहा था वो? स्टडी। उसने ना ऐसे एक बाउल सा रखा था, उसके अंदर ना उसने कुछ बैक्टीरियाज को रखा। ठीक है, तो वो देख रहा था, स्टडी कर रहा था भी कैसे ये बीमारियां करते हैं। लेकिन उसने देखा कि इस बाउल के अंदर फंगस लग गई है, फंगस आ गई है ग्रीन कलर की, क्योंकि फंगस तो हवा में ही है सारी चीज़ें। तो आप वहाँ पे उसने देखा कि ग्रीन कलर का वहाँ पे फंगस आ गया है और उसने सारे बैक्टीरिया को किल कर दिया है। क्या कर दिया? सारे बैक्टीरिया को किल कर दिया है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सोचा कि ये ग्रीन कलर है क्या चीज़, इसने बैक्टीरिया को कैसे मारा? तो वो ग्रीन कलर था पेनिसिलियम फंगस थी बच्चों। वहीं से उसने क्या बनाई फिर? एंटीबायोटिक प्रिपेयर की जिसका नेम था पेनिसिलिन। वो पेनिसिलिन किसके लिए यूज की जाती है? टू किल द बैक्टीरिया। तो ऐसे ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसको डिस्कवर किया बच्चों? पेनिसिलिन को। कैसे किया अभी मैंने आपको बता दिया है। तो एंटीबायोटिक्स जब खानी है कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आ गया है।
तो जो एंटीबायोटिक जो होती है ये हमने डॉक्टर की एडवाइस से ही लेनी होती है, ऐसे नहीं भी आप खा ही जाओ। अगर आप ज़्यादा एंटीबायोटिक खाते हो तो क्या होता है बच्चों, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप बीमार होगे तो अगर अगेन आप एंटीबायोटिक खाओगे तो उसका आपकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। एंटीबायोटिक ज़्यादा खाने से फिर उसका जो वो लेस इफेक्टिव हो जाती है, इसका एक रीज़न है, अभी हम फिर इतना डिटेल में नहीं जाने वाले, हायर क्लासेस में इसके बारे में आप पता कर लोगे। आपकी बॉडी में ना रेजिस्टेंस आ जाता है, आपकी बॉडी सीख जाती है लड़ना चीज़ों से। अगर आप ज़्यादा खाई जाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया रहते हैं हमारी बॉडी के, अभी मैंने बात की थी ना कि बैक्टीरिया कहीं पे भी होता है। आपकी ना इंटेस्टाइन जो है हमारी, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हो ना आप 7th क्लास में डिटेल में, आपकी जो इंटेस्टाइन होती है बच्चों, या कैटल्स के भी मैंने बताया था, इंटेस्टाइन में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं, तो वो बैक्टीरिया क्या है वो भी मर जाते हैं। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, बैक्टीरिया को मारना। आपकी बॉडी में जो हार्मफुल बैक्टीरिया गए हैं उसको तो वो मारता ही मारता है, साथ में आपकी जो बॉडी में बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं, आपकी जो इंटेस्टाइन के बेटा माइक्रोब होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, वो हमारे लिए यूजफुल थे। लेकिन एंटीबायोटिक ने तो उनको भी मार दिया है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी देखेगी ये तो कोई खतरनाक चीज़ है, तो वो एंटीबायोटिक को ही मारना शुरू कर देती है। आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसी पावर आ जाती है कि एंटीबायोटिक का असर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तभी बोला जाता है कि जो एंटीबायोटिक है ना इतनी ज़्यादा भी ना लो कि आपकी बॉडी उसको फाइट करना सीख जाए, तो वो लेस इफेक्टिव हो जाएगी आपकी बॉडी पे, फिर उसका असर होना बंद हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर पावर आ जाती है। तभी इसको जितना डॉक्टर ने बोला उतना ही खाओ, ज़्यादा मत खाओ इसको, क्लियर। तो ये है, इसको ओवरडोज नहीं खाना है। जहाँ अगर ओवरडोज खाओगे, एक तो आपकी बॉडी के बेनिफिशियल बैक्टीरिया को मार देगा, दूसरा आपकी बॉडी पे इसका असर होना बंद हो जाता है। तो ये था एंटीबायोटिक के बारे में भी, क्यों इसको ज़्यादा हम नहीं ले सकते, ओवरडोज हम नहीं ले सकते। उसके बाद है बच्चों हमारे पास वैक्सीन। मेडिसिनल यूज में आपकी बॉडी में कुछ जब बैक्टीरिया चले जाते हैं, जब कुछ प्रोटोजोआ, वायरसेस, जो भी आपकी बॉडी के अंदर कुछ माइक्रोब जब जाते हैं ना बच्चों, मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया चला गया है, आपको नहीं पता, हमें तो दिखते नहीं, तो आप हमेशा थोड़ी बीमार हो जाते हो, बहुत टाइम होता है कि कभी हुए बीमार, तो आपकी बॉडी क्या करती है, डेली हम माइक्रोब्स के बीच में ही तो रहते हैं, आपके रूम में भी, आपके अंदर पता नहीं, अब मैं बोल रही हूँ है ना, हो सकता है कि कितने माइक्रोब्स मेरे अंदर चले गए हूँ, हवा के थ्रू, एयर के थ्रू, सांस लेते हैं हम, खाना खाते कई बार हाथ भी नहीं धोते, ऐसे ही खा लेते, लेकिन हमेशा बीमार नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसके पास एक पावर होती है, जैसे ही कोई बैक्टीरिया बाहर से अंदर गया, हमारी बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी है, क्लियर, आपकी बॉडी है, तो आपकी बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी। ये कुछ प्रोटीन्स होती हैं बच्चों, तो वो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, वो फाइट करते हैं बैक्टीरिया से और उनको किल कर देते हैं। उनको क्या कर देते हैं बच्चों, किल कर देते हैं। आपकी बॉडी के पास जो पावर है जिसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं, वो ही ये चीज़ है। बॉडी क्या पैदा करेगी, एंटीबॉडीज, वो किसको किल करेगी, माइक्रोब्स को किल कर देगी, तो आप बीमार नहीं होगे। तभी तो वैक्सीनेशन की जाती है। वैक्सीनेशन क्या होती है, वैक्सीन, छोटे बच्चों को टीके लगते हैं ना, आप भी जब छोटे थे बहुत इंजेक्शन लगते हैं, आपको भी अभी भी लगाते होंगे आप टाइम टू टाइम। तो वैक्सीनेशन क्या होती है बच्चों, वो वैक्सीनेशन में क्या होते हैं, डेड माइक्रोब्स रखे जाते हैं या वीक माइक्रोब्स आपकी बॉडी में छोड़े जाते हैं, ताकि आपकी बॉडी में क्या पैदा हो, एंटीबॉडीज पैदा हो और वो उनको क्या करे, किल करे। जैसे आपकी बॉडी में उस माइक्रोब को मारने के लिए एंटीबॉडी पैदा होंगे, तो आपकी बॉडी क्या कर लेगी, उस मेमोरी को सेव कर लेती है कि नेक्स्ट टाइम अगर ये वाला बैक्टीरिया आ गया ना तो इसको ऐसे फटाफट से मार दूंगा मैं। क्लियर है ना बच्चों। पहली बार जब आपके सामने कोई चीज़ आती है तो आपको पता नहीं लगता है इसको कैसे हैंडल करना है, लेकिन नेक्स्ट टाइम सेम चीज़ आएगी तो बड़े फटाफट से हैंडल कर दोगे आप। जैसे आपके सामने कोई बंदा आया, आपको नहीं पता वो क्या करने वाला था, उसने आपको मारा, चाटा मारा, आप तो एक बार घबरा जाओगे। नेक्स्ट टाइम वही बंदा आएगा ना तो आप उसको पहले ही ऐसे मारना शुरू कर दो, आपको पता है कि फिर मुझे मारेगा। क्लियर है ना बच्चों। तो ऐसा ही होता है, पहली बार जब कोई बैक्टीरिया अंदर जाता है तो बॉडी थोड़ा टाइम लेती है, बॉडी इसको समझती है भी ये क्या चीज़ है, इसको कैसे मारना है, कौन सा एंटीबॉडी चाहिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम सेम वही बैक्टीरिया अगर अंदर गया ना तो फटाफट से आपकी बॉडी उसको मार देगी बच्चों, फाइट कर देगी उसके साथ डिशू डिशू करके। तो ये होती है हमारे पास
वैक्सीनेशन का फायदा। वैक्सीनेशन करने से क्या होता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है ना बच्चों। तो समझ आ गया क्या होती है वैक्सीन्स। वैक्सीन के अंदर कुछ वीक माइक्रोब्स होते हैं जो आपकी बॉडी में छोड़े जाते हैं, जिसको फाइट करने के लिए बॉडी क्या पैदा करेगी, एंटीबॉडीज, और आपकी बॉडी में ये मेमोरी सेव हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जैसा ही अगर कोई गया आपके अंदर माइक्रोब, तो वो पहले उसको किल कर देगी। ठीक है ना। हवा में बहुत सारे हैं, मान लो ऐसे ही बहुत सारी वैक्सीनेशन होती हैं। जैसे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन है, एडवर्ड जिनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन को क्या किया बच्चों, डिस्कवर किया, एडवर्ड जिनर। ये सारी चीजें आप याद कर लेना, क्लियर, पेपर में पूछी जा सकती हैं आपको। किसकी वैक्सीनेशन की इसने डिस्कवरी की है बच्चों, स्मॉल पॉक्स। ठीक है ना। तो ऐसे पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। ठीक है, ऐसे ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीनेशन, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी वैक्सीनेशन है। हमारा जो इंडिया है ये पोलियो फ्री है, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम है पल्स पोलियो प्रोग्राम, जिसके दौरान जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, सेंटर्स हैं, हेल्थ सेंटर हैं, वहाँ पे फ्री बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाती है, फ्री उनको दवाइयाँ दी जाती हैं। तो हमारा जो इंडिया पल्स पोलियो जो प्रोग्राम चलता है उसके दौरान हम पोलियो फ्री हो गए हैं। ऐसे स्मॉल पॉक्स का भी रिमूवल हो चुका है हमारे इंडिया से, क्योंकि ये वैक्सीनेशंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को पैदा करने के लिए। ठीक है ना बच्चों। जैसे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन लगी आपको, तो क्या होगा, स्मॉल पॉक्स के डेड वाले माइक्रोब गए, तो बॉडी ने मारा। नेक्स्ट टाइम हवा में कोई स्मॉल पॉक्स का वायरस था, वो आपके अंदर गया, तो आपकी बॉडी ने उसको पहले ही मार देना, क्योंकि आपकी बॉडी को पता था कि ये कौन सा है, ये स्मॉल पॉक्स वाला है। आपको पहले वैक्सीनेशन के साथ क्या किया गया, प्रिपेयर किया गया। जैसे आपके टीचर आपको प्रिपेयर करते हैं ना कि ये वाला क्वेश्चन बच्चों पढ़ लो, अगर पेपर में आ तो फटाफट से सॉल्व कर देना, वैसा ही है। ऐसी वैक्सीनेशन आपको पहले पढ़ाती हैं बॉडी को कि रेडी रहो, अगर दोबारा ऐसा कुछ आया तो उसको ऐसे आपने किल कर देना। तो ये था बच्चों हमारे पास वैक्सीनेशन। अब है नेक्स्ट जो हमारे पास यूजफुलनेस ऑफ माइक्रोब्स, वो है हमारे जो माइक्रोब्स हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कैसे, हमने देखा था ना कि जो माइक्रोब्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। आपके इस चैप्टर में एंड में ये टॉपिक आने वाला है, हम डिटेल में देखेंगे। माइक्रोब्स जो होते हैं ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन है ये प्लांट्स को देंगे। ठीक है, और क्या करते हैं, जो कूड़ा करकट होता है मिट्टी के अंदर उसको क्या करते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करते हैं और मिट्टी के अंदर क्या मिक्स करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स को। हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं ना ये सारी चीज़ें। ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, जो वेस्ट है उसको डिकम्पोज करके मिट्टी के अंदर क्या ऐड करेंगे, कुछ मिनरल्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे पास जो माइक्रोब्स हैं बच्चों, एक तो ये एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, इसी चैप्टर में हम डिटेल में देखने वाले हैं क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है ना। जो 78% होती है बच्चों नाइट्रोजन एयर में, जो प्लांट्स होते हैं उनको सीधा नहीं गेन कर सकते, ये गैस फॉर्म में होती है ना, गैस है नाइट्रोजन गैस, तो प्लांट्स उनको सीधा नहीं ले सकते। तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसके कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलेंगे, पहले उसको एक न्यू फॉर्म में चेंज करेंगे। वो उसको न्यू फॉर्म में कौन चेंज करता है, बैक्टीरिया। जब हमारे पास डिफरेंट से क्या है माइक्रोब्स हैं, वो नाइट्रोजन को क्या बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे, और कंपाउंड को कौन खा जाएगा, प्लांट्स इजीली यूज कर सकते हैं। तो जो बैक्टीरिया है वो इन्वायरमेंट की जो नाइट्रोजन है बच्चों उसको पकड़ते हैं। ठीक है, और सॉइल के अंदर उसको मिक्स करने में क्या करेंगे बच्चों, हेल्प करेंगे, जिससे आपकी सॉइल की फर्टिलिटी, आपकी सॉइल बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप उसमें फिर प्लांट्स लगाओगे तो बहुत अच्छे से वो ग्रो करेंगे। उसके बाद है क्लीनिंग अप ऑफ इन्वायरमेंट। हमारा जो इन्वायरमेंट है ना उसको भी साफ करते हैं। ये आप
समझो इसको कैसे। बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट होता है आपके घर में, वेजिटेबल पील्स, वैसे बहुत ज़्यादा गंदमंद हमारे घरों से निकल रहा है बाहर। आप देखते हैं कि वो सारा ही कुछ दिनों में गायब हो जाता है, मिन्योर में चेंज हो जाता है। इतने सारे लीव्स होते हैं, ठीक है, वो सारे कहाँ पे चले जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। डेड बॉडीज जो होती हैं बच्चों, उनको कौन डिकम्पोज करता है, उनको कौन खाता है, उनको माइक्रोब्स खाते हैं, ठीक है ना। उनको खा के उनको हार्मलेस मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको बोला जाता है डिकम्पोजिशन, जो अभी हम बात कर रहे थे इस चीज के बारे में। डिकम्पोजिशन होता है बच्चों ब्रेक डाउन करना, सीधा समझो आप इसको। मान लो यहाँ पे कोई लीफ पड़ा था, ठीक है, आप मिट्टी में कोई लीफ रख दो और 10-15 दिन बाद देखना कि आपको वो लीफ नजर नहीं आएगा। वो लीफ को कौन खा जाएंगे, बैक्टीरिया खाएंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब खा के उसको मिट्टी में ही मिक्स कर देंगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ पे कोई लीफ था, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया है ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। यही ऑर्गेनिक मैटर होता है जो मिट्टी को क्या बनाता है बच्चों, फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है मिट्टी को, ठीक है। तो ऐसे ही जो माइक्रोब्स होते हैं, ये इन्वायरमेंट में जो कूड़ा करकट है उनको डिकम्पोज करके कन्वर्ट करते हैं हार्मलेस मटेरियल के अंदर, ठीक है। ऐसे अगर माइक्रोब्स नहीं होंगे ना बच्चों, तो क्या होगा, आपकी पूरी अर्थ पे डेड बॉडीज भर जाएंगी। कोई एनिमल मरा पड़ा है वैसा ही पड़ा रहेगा, वो यदि गंदी स्मेल आने लग जाएगी। ऐसे कोई लीफ पड़े हैं वैसे ही पड़े रहेंगे, ढेर लग जाएंगे कूड़े के। आप जो भी कूड़ा फेंकोगे वो एज इट इज पड़ा रहेगा। तो आप देखते हो कि जितना भी आप कूड़ा फेंकते हो, ठीक है ना, घरों से निकलता है जो, जैसे किचन का वेस्ट होता है जिसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये हम 7th में सारी टर्म्स पढ़ी हैं, जो बैक्टीरिया मटेरियल खा सकते हैं, मीन्स उनको ब्रेक कर सकते हैं। वो सारा मटेरियल कहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, एक मेन्योर में कन्वर्ट, यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर माइक्रोब्स नहीं होंगे तो हमारी अर्थ के ऊपर कूड़ा करकट इतना बढ़ जाएगा कि रहना मुश्किल हो जाएगा। तो माइक्रोब्स जो होते हैं बच्चों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो इन्वायरमेंट को क्या बनाते हैं, साफ बनाते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया सारे यूजफुलनेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दूंगी ताकि आपको पता चले कि इतने पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं क्या। तो आप देखो, सबसे पहले मैंने बात की थी कर्ड के बारे में और ब्रेड के बारे में और केक के बारे में, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। दूसरी बात की थी हमने वाइन बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, और एसिटिक एसिड भूल गई थी बताना। एसिटिक एसिड होता है बेटा विनेगर, सिरका, जो आपकी मदर पिकल बनाने के लिए यूज करते हैं, इसको भी बनाने के लिए माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं। फिर हमने बात की थी एंटीबायोटिक्स की, जो मेडिसिनल यूज था, है कि नहीं, और वैक्सीनेशन की बात की हमने, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने देखा कि वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करके, और हमने एंड में देखा कि क्लीन करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, क्लीन अप ऑफ इन्वायरमेंट। क्लियर बच्चों। तो ये था सारा हमारे पास यूजफुलनेस। इस चैप्टर में हमने देखा यूजफुलनेस, और हमारे पास अभी 4 वाला पॉइंट अभी बाकी है, ये हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो बच्चों। थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़े ताकि आपको सारे चैप्टर इजी वे में समझ आए। थैंक यू सो मच।